तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द मुगल एम्पायर एंड इट्स डिक्लाइन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बाद कैसे मुगल्स का राइज हुआ, कैसे इन मुगल्स ने अपना एम्पायर बनाया और कैसे उस एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। अब मुगल्स थे कौन ये पढ़ते हैं। ये जानने के लिए हमें वापस से 14th सेंचुरी के अंदर आना पड़ेगा। 14th सेंचुरी में जो मंगोल एम्पायर था, जिसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर था चंगेज़ खान, उसका डिक्लाइन हो गया था। मतलब मंगोल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद जो तैमूरिड्स थे उनका राइज होने लगा। वो एशिया माइनर से लेके लेके पंजाब तक डोमिनेट करने लगे। मतलब इतनी टेरिटरी उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। सेम टाइम पर जब तैमूरिड्स का राज चल रहा था, उनका एक राजा था तैमूर लैंग। उसने इंडिया के अंदर रेड करी, मतलब कि इन्वेजन करी। उसका मेन मोटिव क्या था? एक तो दिल्ली का प्लंडर, लूटपाट, ये सारी चीज़ें। और इसकी इन्वेजन आती है 1398 के अंदर। ठीक है, तैमूर लैंग की इन्वेजन के अंदर जो कि 1398 में आई थी, दिल्ली को बिल्कुल ही तबाह कर दिया जाता है। साथ ही साथ 1 लाख प्लस हिंदुओं का कत्ल कर दिया जाता है। और आज तक ये बताया जाता है कि जो दिल्ली थी उसको इस चीज़ से उभरने में 100 प्लस साल लग गए थे। 100 प्लस ईयर्स दिल्ली को उस चीज़ से उभरने में लग गए थे। अब वापस से अपने टॉपिक में आते हैं। 15 सेंचुरी के अंदर जब फिर तैमूरिड्स का डिक्लाइन हुआ तो नई पावर्स आने लगी। उन नई पावर्स में से एक पावर थी बाबर की। यानी 1494 के अंदर बाबर 11 साल का जब होता है तो वो फरगाना के अंदर राज करने लगता है। मतलब फरगाना की गद्दी उसे मिल जाती है। सेम टाइम पर इंडिया के अंदर राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी की राइवलरी, मतलब कि वॉर चल रहा होता है जिसमें राणा सांगा जीत जाते हैं और वो मलवा को भी जीत लेते हैं। फिर राणा सांगा बाबर को इनवाइट करते हैं लोदीज के अगेंस्ट। ये बात ध्यान रखने की है, इन्वेजन के लिए नहीं, लोदी डायनेस्टी के अगेंस्ट राणा सांगा बाबर को इनवाइट करते हैं। फिर उल्टा हो जाता है, ये लोदीज फिर वापस से राणा सांगा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबर के अगेंस्ट हमारी मदद करो। फिर राणा सांगा जो हैं वो एक कंडीशन रखते हैं कि अगर मैं जीता तो दिल्ली की गद्दी मुझे मिलेगी। बस इतना समझने के लिए काफ़ी है। अब एक तरह से अगर हम देखें तो जो मुगल वर्ड जो है वो मंगोल वर्ड से ही आया है। और मुगल डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर जिसने इंडिया के अंदर राज किया वो हमारा रूलर आता है बाबर। बाबर ने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जो कि टर्किश लैंग्वेज के अंदर है, जिसका नाम है तुजुक आई बाबरी। ये जो था ये शेख मिर्ज़ा का एल्डेस्ट बेटा था। और साथ ही साथ इसने 1494 एडी के अंदर फरगाना का थ्रोन असेंड कर लिया था। मतलब फरगाना पर ये 1494 से ही राज करने लग गया था। जब ये कितने साल का था? इस टाइम ये था 11 ईयर्स ओल्ड, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। जब ये कर रहा था तो उस टाइम थ्रोन पर राज कर रहा था तो उस टाइम पर इसने अपनी होमलैंड समरकंद को कॉन्कर करने की कोशिश की थी। लेकिन उज़्बेक का जो चीफ था शाइब अली खान, ये याद रखना, ये उससे हार गया था। फिर उससे हारने के बाद ये देखता है इंडिया की तरफ। इंडिया में आते ही इसने सबसे पहले युद्ध लड़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 20 अप्रैल 1526 एडी के अंदर लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर के पास 15,000 की फोर्स थी और लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी के पास 40,000 की। साथ ही साथ बाबर की तरफ एक फ़ायदा था कि वो पहले ही गन पाउडर वगैरह यूज़ करने लग गया था। उसके पास थोड़े एडवांस टूल्स थे। इसके पास 2 दर्जन आर्टिलरीज थी और इब्राहिम लोदी के पास 1000 एलिफेंट्स थे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बाबर के पास फोर्स भी बहुत कम था, लेकिन फिर भी ये जीत गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पर गन पाउडर सबसे पहले यूज़ करने लग गया था और इसके पास कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स भी थे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर जीत जाता है। फिर आता है बैटल ऑफ खानवा, जो कि 17 मार्च 1527 के अंदर होता है। ये युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा जो थे वो सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी से थे। ठीक है, कैसे भी करके बाबर इस बैटल को डोमिनेट करने लग जाता है। फिर राणा सांगा मुश्किल से खानवा से चले जाते हैं, लेकिन उनके खुद के जो नोबल्स थे कोर्ट के अंदर वो उनको जहर दे देते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद
बाबर लड़ता है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा जाता है 29 जनवरी 1528 के अंदर, जिसमें बाबर मेदिनी राय के खिलाफ जीत जाता है। फिर जो हमारा बैटल आता है वो आता है बैटल ऑफ घाघरा, या फिर इसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना। लेकिन इस बैटल ऑफ घाघरा में ये 6 मई 1529 को होता है अफगान्स के खिलाफ। इसके अंदर भी बाबर जीत जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि जब बाबर का रूल इंडिया के अंदर चल रहा था तो सेम टाइम पर इसने इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें की। देखो, जब बाबर का रूल था तो काबुल और कांधार, कुशान्स के बाद ये पहली बार हुआ था कि काबुल और कांधार एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गए। साथ ही साथ इसने चंदेरी राजपूत को भी हरा दिया। और जैसे कि हमने पढ़ा, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुक आई बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज, जिसे हम पूरी तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं शक्ताई टर्किश लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई थी। एक बाग भी बनाया गया था, बाग ए बाबर, काबुल के अंदर। और ये जो है ये बाबर का अब करंटली जो टोम्ब है वो है, और इससे पहले बाबर का जो टोम्ब था वो बनाया गया था आगरा के अंदर। अब बाबर, जैसे जैसे बाबर का डिक्लाइन होता है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा हुमायूं। हुमायूं का जो राज है यानी उसका जो शासन है, उसका रूल दो फेजेस में होता है। एक तो होता है 1530 से 1540, 10 साल तो ये, और एक साल ये राज करता है 1555 से लेकर 1556 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में ये भाग जाता है जब इसकी लड़ाई होती है सुर एम्पायर से। फिर ये जो इस बीच का जो गैप है, यहाँ पर रूल करता है शेर शाह, जो कि सुर एम्पायर का राजा था। अब आगे क्या होता है देखो, हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठता है दिसंबर 1530 में, और उस टाइम पर इसकी एज क्या थी, वो थी 23 साल। साथ ही साथ ये जब ये राज कर रहा होता है तो ये एक नई सिटी बनाता है जिसका नाम था दीन पनाह। ये हर बार ये क्वेश्चन, चाहे एसएससी ले लो या DSSS भी ले लो, हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु बिल्ड द सिटी ऑफ दीन पनाह, तो उसका जवाब होता है हुमायूं। ये याद रखना है। शेर मंडल लाइब्रेरी भी हुमायूं ने बनाई थी। इसके जो ब्रदर्स थे वो थे कमरान, हिंडल और अस्करी। ये इसके भाइयों के नाम है, ये कई बार पूछ लेते हैं CGL के अंदर भी। अब इसकी थोड़ी एक्सपेडिशंस और वॉर्स देखते हैं। 1531 के अंदर ये कलिंजर की एक्सपेडिशन करता है। वहाँ पर इसकी लड़ाई कैसे होती, हुमायूं की लड़ाई होती है चंडेला रूलर्स के साथ, जिसमें कि ये जीत जाता है। और कलिंजर का जो फोर्ट है यानी कलिंजर का जो किला है जो कि बुंदेलखंड में था, साथ ही साथ ये उसको ले लेता है। लेकिन 12 टन सोने के बदले में ये उस किले को वापस दे देता है। 1532 के अंदर दोहारिया का बैटल होता है, जिसमें कि हुमायूं जो है वो मोहम्मद लोदी, जो कि बिहार का एक अफगान था, उसको हरा देता है। नेक्स्ट जो इसका बैटल होता है, बैटल नहीं, सीज ऑफ चुनार। चुनार में इसकी एक एक्सपेडिशन होती है 1532 में, जिसमें ये चुनार फोर्ट को जीत लेता है। अब चुनार फोर्ट को हम ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। और ये जो चुनार फोर्ट था ये उस टाइम पर शेर शाह सूरी के अंडर में था। ठीक है। अब ये जो 1532 के अंदर ये चुनार फोर्ट जो इसने अब सीज किया, यहाँ से अब लड़ाई शुरू होती है, राइवलरी शुरू होती है हुमायूं की और शेर शाह सूरी की। अब जब ये ले लेता है चुनार फोर्ट को, तो शेर शाह क्या करता है, अपने एक बेटे को एज ए होस्टेज उसके पास भेज देता है, जिसमें कि उसे फोर्ट वापस मिल जाता है, यानी अपना किला वो वापस ले लेता है अपने बेटे के बदले में। फिर 1535 से 36 में इसका बहादुर शाह के साथ वॉर होता है। और जब इसके साथ वॉर होता है तो ये जो हुमायूं है ये सरंगपुर, मंदेसर और मंडू का फोर्ट और चंपानर, मतलब ये काफ़ी चीज़ें जीत जाता है। लेकिन जो मेन आपको याद रखनी है कि सरंगपुर, मंदेसर और फोर्ट ऑफ मांडू, इन सब को ये कॉन्कर कर लेता है। फिर 1539 AD ये होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल्स ऑफ हिज लाइफ।
बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं इसके अंदर हार जाता है। मैं कह रहा था ना, इसने पहले खुद छेड़ा था शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी अब आगरा और दिल्ली दोनों को जीत जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी। जैसे कि हमने पढ़ा, जो बाबर था उसका इनिशियल जो टोम था वो आगरा में था। फिर आता है एक साल बाद 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज। ये फिर से शेरशाह सूरी के साथ इसका बैटल होता है, जिसमें कि हुमायूं हार जाता है। फिर ये ईरान साइड भाग जाता है। शेरशाह सूरी अब दिल्ली को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है। आगे क्या होता है, आगे अब इस बीच में यानी 1540 से लेकर 1555 ये 15 साल रूल होता है सुर एम्पायर का। अब शेर शाह के बारे में कुछ जानते हैं। इसने दिल्ली का थ्रोन 54 साल की उम्र में लिया था। इसका ओरिजिनल नेम जो है वो है फरीद, और इसके जो फादर थे वो जौनपुर में एक जागीरदार थे, और इनका नाम क्या था, इनका नाम था हसन खान। इन्हें टाइटल मिलता है शेर खान का। अब शेर खान का टाइटल इन्हें क्यों मिलता है, क्योंकि इन्होंने एक शेर को मार दिया था। फिर जो एक बिहार का राजा था उसने इसको टाइटल दिया था शेर खान का। अब यहीं से याद हो जाएगा, शेर जब नाम में आ रहा है तो क्या रीज़न होगा, मतलब इसने शेर को मार दिया था। इसने मालवा को कैप्चर कर लिया था 1542 एडी में, रैसिन को 1543 में, चित्तौड़ को 1544 में, और रणथंभौर को भी 1542 में। ये चारों ईयर्स याद कर लेना, इन चार सिटीज़ को या जो भी है कैपिटल्स वगैरह, इनको कब कब कैप्चर किया था। अब इसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि इसने कौन कौन से बैटल्स किए थे। सबसे पहले जो इसका बैटल होता है वो होता है हुमायूं के साथ, बैटल ऑफ चौसा, जो कि होता है 26 जून 1539 को। हुमायूं आगरा भाग जाता है और यहाँ शेरशाह जीत जाता है। फिर आता है बैटल ऑफ बिलग्राम, या फिर हम जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। ये होता है 17 मई 1540 को। इसमें भी शेरशाह जीत जाता है, और जो हुमायूं है वो ईरान भाग जाता है शेल्टर के लिए। अब हुमायूं शेल्टर वहाँ कहाँ लेता है, जो राजा थे तामस नाम था उनका, उनके वहाँ पर। ये ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, इतना नहीं पूछा जाता। अगला जो ये बैटल लड़ता है वो लड़ता है कलिंजर में, जो कि होता है 22 मई 1545 एडी में। किसके साथ लड़ता है, वो है कीरत सिंह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शेर खान जो है वो मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो शायद शेर खान किसी कैनन तोप वगैरह के साथ में खड़ा होता है, तो वो फट जाती है, इसलिए शेर खान खुद ही उस बैटल में मर जाता है। अब जो ये था शेर खान था, इसने काजी अपॉइंट कर रखे थे न्याय दिलाने के लिए, और साथ ही साथ इसने इम्पेरियल रोड, जिसे हम आज के नाम आज जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से, वो रिस्टोर किया था, जो कि है कलकत्ता से लेकर पेशावर तक। अब इसके टाइम पर जो टैक्स था वो 1/3 लगता था लैंड प्रोड्यूस का, और ज़मींदार्स को इसने बिल्कुल ही हटा दिया था। अब ये कुछ हैं एग्रीमेंट वगैरह, ये पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, इनके क्वेश्चन नहीं आते। अब इसने जो करेंसी इंट्रोड्यूस की थी वो थी एक तो रुपया, जो कि एक सिल्वर कॉइन था 1.78 ग्राम्स का, और दाम, जो कि एक कॉपर कॉइन था। साथ ही साथ इसने पुराना किला भी बनाया था। ये जो पुराना किला वाला क्वेश्चन है ये भी बार बार रिपीट होता है, तो ये भी याद रखना। अब हुमायूं का रूल फिर से शुरू हो जाता है। कैसे, अब जो शेर खान तो 1545 में कैनन बर्स्ट से मर गया था। फिर जो रूल करते हैं तो इस्माइल शाह, ये मतलब ये सुर के जो एम्पायर राजा आते हैं, लेकिन उनमें से लास्ट कौन होता है, इस्माइल शाह। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो हुमायूं देखता है हाँ मेरे पास एक अच्छा मौका है अपनी पावर को रीगेन करने का इंडिया के अंदर। फिर वो 1555 के अंदर अफगान्स को हराकर दिल्ली और आगरा को वापस से जीत जाता है। एक साल बाद 1556 एडी के अंदर वो लाइब्रेरी में से गिर जाता है और मर जाता है। फिर इसका जो टॉम्ब है वो बनाया जाता है दिल्ली के अंदर। हमने किस किस के पढ़ा है, देखो बाबर जो है उसका जो इनिशियल टॉम्ब था वो कहाँ था, इस आगरा में।
ठीक है। उसके बाद ये जो हुमायूं आता है, इसका टॉम्ब बनाया जाता है दिल्ली में। प्रीवियसली हमने क्या क्या पढ़ा था, जब ये 1539 में बैटल ऑफ कन्नौज में हार जाता है तो सिंध साइड जाता है और वहाँ हमीदा बेगम से ये शादी कर लेता है, जो कि पर्शिया की प्रिंसेस थी। ठीक है। लेकिन इंडिया आने के बाद ये राणा प्रसाद ऑफ अमरकोट, इनके ये जो इनका जो कोर्ट है या फिर इनका जो फोर्ट, इनके अंदर शेल्टर ले लेता है। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है अकबर। अकबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर अकॉर्डिंग टू NCERT एंड एग्जाम्स। ठीक है। अकबर को एक और नाम से जाना जाता है, बादशाह गाजी। ये अमरकोट फोर्ट, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जो कि राणा प्रसाद का था, वहाँ पर जन्म लेता है 1542 AD के अंदर। और इसे क्राउन किया गया था, यानी जब गद्दी इसके हाथ में दी, वो कहाँ दी, कलानौर पंजाब में, जब ये 13 साल 4 महीने का था। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूटर है जिसका नाम है बैरम शाह। अब ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने अकबर की हेल्प की थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। अभी अकबर बहुत से बैटल लड़ता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी मान लो, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 5 नवंबर 1556 AD के अंदर। ये होता है अफगान्स और मुगल्स के बीच। अब अफगान की तरफ से लड़ रहा होता है हेमचंद्र विक्रम आदित्य, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हेमू भी बुलाते हैं। ये जो अफगान होता है आदिल शाह, उसका गवर्नर होता है। और मुगल्स की साइड से लड़ रहा होता है बैरम शाह, जो कि कौन था, अकबर का ट्यूटर था। ठीक है। लेकिन युद्ध में क्या होता है, जब ये लड़ रहे होते हैं तो हेमू की आंख में तीर लग जाती है, मतलब एरो लग जाती है। फिर इसे चीटिंग से पकड़ लेते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं, मार देते हैं। और ये जो हेमू थे, इनको दिल्ली का लास्ट हिंदू रूलर भी माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, अकबर जो है वो बैरम शाह को रिमूव कर देता है एज अ वकील। ठीक है। फिर बैरम शाह का जो बेटा होता है वो नोबल बन जाता है अकबर के कोर्ट के अंदर, जिसे हम अब्दुल रहीम के नाम से जानते हैं। अब्दुल रहीम ने ही तुजुक आई बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में, शगताई टर्किश लैंग्वेज में लिखी, तो वो इसे पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब अकबर जो है बैरम शाह को बोलता है, चलो अब तेरी छुट्टी हो गई है, अब तेरा संन्यास लेने का टाइम आ गया है, मतलब एज हो गई है आपकी। तो ये भेज देता है बैरम शाह को मक्का मदीना में। ठीक है। लेकिन जब ये जा रहा होता है तो रास्ते में अहमदाबाद में अफगान मिल जाते हैं इसे, जो कि बैरम शाह को मार देते हैं। अब अकबर के कुछ मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ते हैं। एक कैंपेन ये 1561 AD यानी 1561 AD के अंदर करता है मलवा के अंदर, जिसमें कि अकबर की जो फोस्टर मदर थी, उसका बेटा आदम खान लड़ रहा होता है किसके खिलाफ, बाज बहादुर के खिलाफ, जिसमें कि बाज बहादुर की डिफीट हो जाती है। फिर आता है गढ़गटन का बैटल, जिसमें कि मुगल्स ने गोंड्स ट्राइब को हरा दिया था, साथ ही साथ संग्राम शाह को भी हरा दिया था। फिर फिर आता है बैटल ऑफ चित्तौड़ 1568 के अंदर। मुगल जो हैं वो राणा उदय सिंह की साइड से लड़ रहे हुए जैमल और ये पट, इसको पट्टा मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा ढंग से, तो देख लेना। तो राणा उदय सिंह की साइड से जो लड़ रहे होते हैं उनको हरा देता है। फिर लेकिन जैसे ये इनके दोनों ये जो बहादुरी से लड़े थे, तो अकबर ने आगरा फोर्ट के गेटवे पर इन दोनों का स्टैचू भी बनवाया है। फिर आता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के अंदर। देखो इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। 1572 यानी 1572 में जो राणा प्रताप थे वो सक्सीड कर लेते हैं उदय सिंह को मेवाड़ के अंदर, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था।
ठीक है। लेकिन राणा प्रताप कैसे थे, वो बिल्कुल भी मुगल्स की सुजरेनिटी मतलब कि उनकी सुपीरियोरिटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर 1576 के अंदर मुगल्स और मेवाड़ के किंगडम के बीच में लड़ाई हो जाती है। मुगल्स यानी अकबर की तरफ से लड़ रहा था राजा मान सिंह, जिसमें वो कैसे भी करके जीत जाता है। और मेवाड़ से कौन लड़ रहा होता है, महाराणा प्रताप। फिर बैटल गुजरात के बैटल जो कि होता है 1572 में, उसमें भी अकबर की साइड से लड़ रहा जो होता है मान सिंह और भगवत दास, ये दोनों गुजरात में जीत जाते हैं, यानी गुजरात को ही कॉन्कर कर लेते हैं। और ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे, मिर्जा के खिलाफ। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है बंगाल के अंदर जो बैटल हुआ 1576 में, अकबर और अफगान्स के बीच में ये बैटल हुआ था, जिसमें कि अकबर जीत जाता है और अफगान की तरफ से जो लड़ रहा होता है दाऊद खान, वो हार जाता है। फिर अकबर लड़ता है अहमदनगर में 1596 के अंदर, जिसमें प्रिंस मरूद, अब्दुल रहीम, ये दो कमांडर जो थे अकबर के, ये लड़ रहे होते हैं, ये जीत जाते हैं। और जो चंद बीवी था वो मुगल सुजरेनिटी यानी उनकी सुपीरियोरिटी को, इनके राज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आता है बैटल ऑफ खंदेश 1601 के अंदर ये बैटल होता है। यहाँ पर अकबर असीरगढ़ के किले को जीत जाता है, जो कि स्ट्रोंगेस्ट किला फोर्ट था डेक्कन के अंदर। अब अकबर की एक पॉलिसी होती है जिसे हम कहते हैं राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर या फिर सुलिकुल, ठीक है, मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए, ये थी अकबर की पॉलिसी। अब राजपूत और अकबर के जो अलायंसेस थे वो कौन कौन से, जैसे कि राजा बरमल खशवाहा जो कि अम्बेर के थे, उन्होंने अपनी जो एल्डेस्ट बेटी थी हरखाबाई, उनकी शादी कराई थी अकबर के साथ, ठीक है। फिर इनको जानने लगे थे, अकबर से शादी करने के बाद इनको मजीम उस जमानी के नाम से जानने लगे थे। फिर भगवान दास और मान सिंह, इनको अकबर ने 5000 जात दे दी थी, और 5000 जात दी थी भगवान दास को, और 7000 जात रैंक दी थी मान सिंह को। जात जो होती थी एक तरह से अकबर रैंक देता था राजपूतों को, और बदले में वो इनके हायर बन जाते थे। फिर सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ जो थे, जैसे कि उदय सिंह हो गए या फिर महाराणा प्रताप हो गए, ये ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अकबर की इस पॉलिसी को बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम बिल्कुल भी मुगल सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आगे क्या होता है देखो, अकबर ने एक ठीक काम किया था जिसे हम जानते हैं, मतलब जो टैक्स था जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स या फिर हिंदूज के ऊपर लगाया जाता है, उसको अबोलिश कर दिया था। इन्होंने दीन आई इलाही सेटअप किया था 1582 एडी में, जिसमें क्या होता है कि जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, मतलब भाई हिंदू, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट वगैरह, जैनिज्म वगैरह, इनके जितने भी ये मिशनरी वो थे, मिशनरीज थे, या फिर एक तरह से कह सकते हैं हम जो ज्ञानी थे, जिन्हें अपने अपने धर्म का ज्ञान था, वो कि उनको साथ उनकी मीटिंग करता था, एक दूसरे के धर्म के बारे में जान सके, तो ऐसा होता था दीन आई इलाही में। फिर इबादत खाना भी एस्टेब्लिश किया था अकबर ने 1575 एडी में, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी के अंदर, जिसमें कि रिलीजियस डिस्कशंस होती थी। और इबादत खाना जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था बाद में, क्योंकि ये वर्क नहीं किया 1582 एडी के अंदर। फिर अकबर जो है 1605 के अंदर मर जाता है, और इसका जो टॉम्ब है वो बनाया जाता है सिकंदरा, आगरा के अंदर। फिर नेक्स्ट जो रूलर आता है वो आता है जहांगीर। जहांगीर का जो टॉम्ब है वो बनाया गया है लाहौर के अंदर। जहांगीर जो था वो अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, यानी एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। इन्हें हम प्रिंस सलीम के नाम से भी जानते हैं। फिर ये फर्स्ट इस्लामिक किंग थे जिन्होंने मैन फैशन इंट्रोड्यूस किया था। इनकी जो वाइफ थी उसका नाम था जगत गोसाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, नूरजहाँ का जो हस्बैंड था, नूरजहाँ का दूसरा नाम था महरून निसा, उनका जो हस्बैंड था शेर अफगान, उसको मार दिया था। फिर उस नूरजहाँ से खुद शादी कर लेता है 1611 एडी के अंदर। साथ ही साथ जो नूरजहाँ होती है उसका जो पापा मतलब उसके जो फादर होते हैं इतिमुदुल्ला,
उसके साथ उसके पापा को दीवान बना देते हैं। मतलब जो जहांगीर है ये नूरजहां के फादर को दीवान बना देता है। फिर साथ ही साथ ये नूरजहां के नाम पर कॉइन्स भी बनाता है जिनका नाम था बादशाह बेगम। फिर धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता है तो इंटरनल रिबेलियन यानी कि सक्सेशन के लिए वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये बीच में अकबर के कुछ है, ये एक पेज रह गया था बीच में। अब देखो, पहले जहांगीर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा, इंटरनल रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। जहांगीर के 4 बेटे थे, एक तो मिर्ज़ा, एक खुसरो मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा और खुर्रम, जिसे हम शाहजहाँ के नाम से भी जानते हैं। अब लड़ाई किस किस के बीच में हुई? वो हुई एक तो प्रिंस खुर्रम और शहरियर, इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई। खुर्रम जो है वो बिहार और बंगाल को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, लेकिन जो रॉयल फोर्सेस होते हैं वो दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं बिहार और बंगाल को। फिर खुर्रम जो है वो शेल्टर कहाँ लेता है? डेक्कन में। साथ ही साथ जो खुर्रम है वो नूरजहां के फादर और ब्रदर कौन है? आसफ जाह, और फादर कौन था नूरजहां का? इतामुद्दौला, उनके साथ अलायंस बना लेता है। अब ठीक है, अब इन दोनों का मैटर हो गया खत्म। आगे आता है खुसरो, ये अपने ही पिता के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। फिर पनिशमेंट में इसे क्या मिलता है? जहांगीर इसे अंधा कर देता है। तो अब ये हो गया डिस्क्वालीफाई एज अ किंग, मतलब अब ये राजा नहीं बन सकता क्योंकि ये हो चुका है अंधा। अब जो ये खुसरो है, ये इसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई ये राजा बनना चाहिए गुरु अर्जन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं। ठीक है, तो सपोर्ट कर रहे थे। तो जहांगीर जो है वो सिर कटवा देता है गुरु अर्जन देव का। फिर जो खुसरो होते हैं, आखिरी में आकर ये बुरहानपुर के अंदर मर जाता है खुसरो 1621 एडी के अंदर। अब महाबत खान और जहांगीर की लड़ाई होती है बीच में 1626 एडी में, लेकिन जो नूरजहां होती है वो इस सिचुएशन को सेव कर लेती है, कैसे भी नेगोशिएशंस वगैरह से। अब शाहजहाँ के बारे में पढ़ने से पहले अकबर की कुछ लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज और नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं। ये जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी ये अकबर ने बनाई थी। ठीक है, इन्होंने लैंड को एक तरह से हम कह सकते हैं चार टाइप की लैंड्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले पोलज, जो होती थी बिल्कुल उपजाऊ यानी फर्टाइल लैंड। फिर आती है परोती, जो कि 1-2 साल के लिए खाली छोड़नी पड़ती है, फिर फर्टाइल हो जाती है। फिर आती है शाशर या छाछर, जो भी है देख लेना, याद कर लेना, बस स्पेलिंग याद कर लो, जो कि 3-4 साल तक खाली छोड़नी पड़ती है। फिर एक आती है बंजर, जो कि बंजर है, उसके अंदर कुछ मतलब उग ही नहीं सकता। तो ये 4 जो हैं ये अकबर ने डिवाइड करी थी लैंड टाइप्स में। और इनका जो रिवेन्यू था कि भाई इनसे कैसा कैसा रिवेन्यू आएगा, वो भी अकबर ने इनके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया था। फिर मनसबदारी सिस्टम भी इन्होंने अकबर ने स्टार्ट किया था। और मनसब का एक तरह से मतलब होता है रैंक। ठीक है, और जात का मतलब होता है सिपाही। तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान दास को इतनी जात मिली 5000 और दूसरे को 7000, तो मतलब उन्हें इतने सिपाही मिले थे, तो इतनी रैंक थी। ठीक है, तो हाईएस्ट रैंक आज तक जो अकबर ने दी थी वो थी 7000, जो कि मिर्ज़ा अजीज़ और मान सिंह को दी थी। ठीक है, कैश की पेमेंट को उस टाइम पर कहते थे नगदी। और जो जागीर का मतलब होता था उस टाइम पर रिवेन्यू राइट्स, जो कि हेरिडिटरी नहीं होते थे। ये नहीं कि तुम्हारे पापा के पास जागीरदारी है तो तुम्हारे पास भी होगी, नहीं, ये हेरिडिटरी नहीं थे। थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो, अकबर के कोर्ट में कुछ नवरत्न थे, मतलब मेंबर्स। सबसे पहले जो एडमिन था यानी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था वो था बिरबल। अबू फजल, जो कि 12th में भी हमने पढ़ा था, ये स्कॉलर भी था, स्टेट्समैन भी था, इसने ही अकबर नामा लिखी थी। और
रामायण को इसने ट्रांसलेट किया था। ठीक है। अकबर नामा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है। सेकंड पार्ट के अंदर अकबर के राज के बारे में बताया गया है। तीसरी है एन आई अकबरी, जो कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। ये फिर आता है फैजी। फैजी जो है वो अबू फजल का ब्रदर होता है। इसने महाभारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है। फिर आता है टोडरमल। ये फाइनेंस मिनिस्टर होता है, दहसाल या जब्ती, जो भी हम इसे जाने, बस ये याद कर लो। ये क्या होता है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है भगवान दास। इसको कितनी रैंक मिली थी याद करो, इसे मिली थी 5000 की रैंक, यानी 5000 जात सिपाही। ठीक है। ये अकबर इसे मनसबदार बना देता है और ये भरमल खशवाहा अम्बेर के जो हैं उनका बेटा होता है। फिर मानसिंह, इनको मिली थी 7000 की जात, मतलब रैंक। ये भी एक मनसबदार होता है और भरमल का राजा भरमल का ग्रैंडसन होता है। फिर आता है तानसेन। तानसेन तो बहुत फेमस है, काफ़ी कहावतों में भी कहा जाता है। ये एक म्यूजिशियन होता है। ठीक है। और कौन से घराने से, रेवा या ग्वालियर घराने से ये होता है। इसे हम रामतनु पांडे के नाम से भी जानते हैं और इसे जो टाइटल है वो दिया था मियाँ। अकबर ने इनको टाइटल दिया मियाँ। फिर आता है अब्दुल रहीम, जो कि एक अच्छा स्टेट्समैन होता है। अब चलते हैं शाहजहाँ की तरफ। शाहजहाँ शाहजहाँ की जो मदर होती है उनका नाम होता है जगत गोसाई। अब शाहजहाँ के रूल को हम एज अ गोल्डन एरा इन मेडिवल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ शाहजहाँ ने ट्रीटीज करी थी कुछ बीजापुर और गोलकोंडा सुल्तान के साथ 1636 एडी के अंदर। जहांगीर के जो फेवरेट थे वो थे बीर सिंह बुंडेला। ठीक है। जैसे जैसे ही बीर सिंह बुंडेला ने, मतलब अबुल फजल, मतलब ये क्यों था, अबू फजल को मतलब बीर सिंह बुंडेला ने अबू फजल को मार दिया था। अबू फजल की और जहांगीर की कोई राइवल रही होगी, तो जहांगीर के फेवरेट बने थे क्योंकि बीर सिंह बुंडेला ने अबुल फजल को मार दिया था। ठीक है। फिर इसे कौन करता है, इसके जो सक्सेशन होती है वो होती है जूझर के द्वारा और उसके बाद विक्रमजीत। ये दोनों ही मुगल्स के अगेंस्ट चले जाते हैं। फिर मुगल्स इनका मर्डर कर देते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, बस ये याद करें जहांगीर का फेवरेट कौन था, बीर सिंह बुंडेला। इतनी डीप में मत जाओ, बस हाँ ये समझने के लिए सही रहता है। इसके बाद और शाहजहाँ ने क्या किया, इसने जहां लोधी को हरा दिया था 1629 एडी के अंदर। ये साल आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे रो के कर लो या फिर हंस के कर लो, मर्जी आपकी। और साथ ही साथ अहमदनगर को ये एनेक्स कर लेता है, जीत लेता है 1633 एडी के अंदर। जहाँ पर कौन राज कर रहा होता है, फतेह खान, जो कि मलिक अंबुर का सन था, यानी उसका बेटा था। कामरूप को भी एनेक्स कर लेता है और साथ ही साथ ये पोर्टुगीज को भी हुगली से भगा देता है 1632 एडी के अंदर। ये कांधार को भी रिकवर कर लेता है 1630 के अंदर, लेकिन वापस से इसको हार जाता है 1649 में। ठीक है। अब 2 फ्रेंच ट्रैवलर आते हैं, जिसका नाम एक था बर्नियर और एक था टेवर्नियर, और साथ ही साथ एक इटालियन भी आता है इसका नाम है निकोली मेनुकी। ये याद कर लेना, ये ट्रैवलर होते हैं जो कि शाहजहाँ के कोर्ट में आते हैं। फिर दोबारा से आता है एक वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन आता है वापस से। उससे पहले देखो, इसने दीवान अय्यम बनाया था, साथ ही साथ दीवान आई खास भी बनाया था, जो जिसे हम कहते हैं पिकॉक थ्रोन। ठीक है। रेड फोर्ट भी शाहजहाँ ने बनवाया, जामा मस्जिद भी और ताजमहल भी। और एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल की एज अ डिट्टो कॉपी किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है बीवी का मकबरा को। ठीक है। तो अब वॉर ऑफ सक्सेशन देखते हैं क्या था। अब कुछ बैटल होते हैं। बैटल ऑफ धर्मत, ये होता है 1658 एडी के अंदर, जब औरंगजेब जो है वो जसवंत सिंह और शुजा इनको हरा देता है।
शुजा शुजा था मराठा एम्पायर के अंदर, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर बैटल होता है सामूगढ़ का, जो कि 29 मई 1658 के अंदर लड़ा जाता है। वो होता है औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह की साइड से ही लड़ रहे थे शाहजहाँ, ठीक है, लेकिन इनको कैप्चर कर लिया जाता है आगरा के किले में। दारा शिकोह वही है जिसने 50 उपनिषदों को ट्रांसलेट किया है, ठीक है, और उनको नाम दिया सिर आई अकबरी। अब नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ देवराय। बैटल ऑफ देवराय के अंदर ये होता है मार्च 1659 में, दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब के बीच, जिसमें दारा शिकोह हार जाता है और इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। और साथ ही साथ सुलेमान शिकोह, जो कि दारा शिकोह का बेटा था, उसे भी मार दिया जाता है 1661 एडी के अंदर। अब औरंगजेब ने क्या किया था, ये जो दारा शिकोह था, इस दारा शिकोह का जो हेड था वो काटकर शाहजहाँ को भेज दिया था और शाहजहाँ को भी कैप्चर कर लिया था। अब लास्ट और सबसे क्रूर जो राजा आता है वो आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने 49 ईयर्स, मतलब अप्रोक्स 50 ईयर्स तक औरंगजेब ने राज किया था। 1686 एडी के अंदर इसने मुअज्जम को 12 साल तक कैद किया था। क्यों? क्योंकि ये गोलकोंडा सुल्तान्स वगैरह जो थे, या फिर गोलकोंडा में जो भी राज कर रहा था उसके साथ ये कुछ इसने चापलूसी की होगी। इसको जिंदा पीर या लिविंग सेंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसने शाहजहाँ को, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, कैप्चर कर लिया था। ये अलाइंस बनाता है राठौर ऑफ मरवाड़ और सिसोदिया ऑफ मेवाड़ के साथ, ठीक है। साथ ही साथ ये जसवंत सिंह को भी कहता है कि भाई तू भी चल और अफगानिस्तान में जो रिवोल्ट हो रहा है उसमें मेरा साथ दे। और झरोका दर्शन जो है उसको भी इसने डिसकंटिन्यू करा दिया था। साथ ही साथ सिंगिंग भी बैन, डांसिंग भी बैन, मतलब एक तरह से पूरी डिक्टेटरशिप ले आया था। इसने मुतसीब को अपॉइंट किया था रिलीजियस ऑफिसर, जो भी गलती करे उसको देखो, मतलब एक तरह से रिलीजियस ऑफिसर था। 1665 के अंदर क्या होता है, ये सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में होता है उसको डेमोलिश कर देता है। साथ ही साथ बनारस के विश्वनाथ को और मथुरा के अंदर केशव राय, इन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जजिया को, जो कि अकबर ने अबोलिश किया था, ये री इंट्रोड्यूस कर देता है और इस टाइम मेनली ब्राह्मण्स के ऊपर ये जजिया को लगाता है। साथ ही साथ इसकी जो है ये कहाँ पर बरी किया गया था, मतलब इसकी टॉम कहाँ पर है, वो है दौलताबाद के अंदर, और ये मरा था 1707 के अंदर। अब इसके कुछ रिवोल्ट्स देख लेते हैं जो कि मेन है। 1661 एडी के अंदर मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल मीर जुमला ये सीज कर लेते हैं कूच और बिहार के रीजन को। 1662 एडी के अंदर ये अहोम आर्मी को हरा देता है, ठीक है। लेकिन ये जो सिविलियंस होते हैं वो उनको सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये अहोम राजा के साथ ये अलायंस बना लेता है। 1667 एडी के अंदर लड़ाई होती है अफगान भागू और मुगल्स की साइड से आमिर खान के बीच, जिसमें कि ये आमिर खान जीत जाता है। 1672 के अंदर अफगान खान रिवोल्ट करते हैं अंडर खान अफरीदी, मतलब इसकी कैप्टनसी के अंडर में अफगान से रिवोल्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो पंजाब की तरफ से सतनामी पीसेंट होते हैं वो भी रिवोल्ट करने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो औरंगजेब की आर्मी है ये इन रिवोल्ट्स को सप्रेस कर देती है। फिर 1669 से 70 एडी के बीच में क्या होता है, एक फौजदार था मथुरा का जिसका नाम था अब्दुल नबी, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा ही ज़मींदारों के खिलाफ क्रूर हो जाता है, तो जो जाट होते हैं मथुरा और आगरा के, वो इसके खिलाफ रिवोल्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो रिवोल्ट था उसको लीड करते हैं गोकुल जाट, जो कि तिलपत के एक साधारण ज़मींदार थे। तो ये क्या करते हैं, ये इस फौजदार को तो मार देते हैं, लेकिन बाद में जब औरंगजेब को गुस्सा आता है तो अपनी ये लार्ज आर्मी भेजता है और गोकुल जाट जी को ये एग्जीक्यूट करवा देता है, मतलब टॉर्चर करके मरवा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1675 के अंदर
गुरु तेज बहादुर जो हैं उनको ये फोर्स करता है कि तू इस्लाम को एक्सेप्ट कर, ठीक है। लेकिन जब वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो ये औरंगज़ेब उनको टॉर्चर करता है, ठीक है। और जो दिल्ली का काजी था उससे ये उनका सर कटवा देता है। इनके बाद जो आते हैं गुरु गोविंद सिंह, इसीलिए फिर वो खालसा आर्मी बनाते हैं, मतलब द आर्मी ऑफ प्योर, ठीक है, बंदा बहादुर के अंदर के अंडर में। 1688 के अंदर गोकुल जाट का रिवेंज लेने के लिए, जो राजा राम जाट था सिनसिनवार के, ठीक है, वो अकबर की तोम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना गुस्सा आ जाता है और उनकी बोन्स को ले जाते हैं, मतलब चिता जलाने के लिए ले जाते हैं जमींदार ऑफ ब्रज के साथ, और फिर उसकी चिता को, अकबर की चिता को जला देते हैं। ऐसा होता है। अब इसका बस इतना ही था। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट हुआ, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोट्स आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।